गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग हेटेरोसिस के बारे में बात कर रहे थे और अंतः प्रजनन अवनमन के बारे में बात की थी कि हेटेरोसिस क्या होती है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, अंतः प्रजनन अवनमन क्या होता है और अंतः प्रजनन अवनमन के कारण कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, किसे कहते हैं म्यूटेशन और क्यों म्यूटेशन हमको, यहाँ जब हम फसली पादपों की बात कर रहे हैं तो क्यों हमें चाहिए, क्या आवश्यकता पड़ गई हमको म्यूटेशन की। तो पहले तो म्यूटेशन कहते किसे हैं, होता क्या है। तो जीवित जातियों के जीनोम में, जो जीवित जातियां हैं, जीवित जातियों के जीनोम में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन कहलाता है। अब ये जीनोम क्या है, तो जीनोम आप लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ी है, पढ़ चुके हो। जीनोम हम किसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर जीनोम किसे कह रहे हैं हम, डीएनए को। डीएनए में क्या होते हैं, जीन या जीन्स का क्रम। तो परिवर्तन किसमें होगा, जीन्स में, जीन्स के क्रम में। जो डीएनए पर जीन्स का सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर परिवर्तन आएगा। वही परिवर्तन क्या कहलाता है, जीनोम में परिवर्तन कहलाएगा। और जीन्स के अंदर अगर परिवर्तन आ गया तो वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। उसको फिर हम परिवर्तित नहीं कर सकते, आ गया तो आ गया। तो यहाँ पर परिवर्तन म्यूटेशन होते कैसे कैसे हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं म्यूटेशन। यहाँ पर कायक वेजिटेटिव म्यूटेशन भी हो सकता है, कायक उत्परिवर्तन। कायक उत्परिवर्तन का मतलब कायक सेल्स में, उत्परिवर्तन तो सेल्स में ही होंगे। गुणसूत्रीय विघटन हो सकता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यूनिट फर्स्ट में पढ़ा, सेकंड में पढ़ा था हमने, गुणसूत्रीय विघटन। यहाँ पर गुणसूत्रीय विघटन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर विषम गुणता हो सकती है, विषम गुणता, विषम गुणता हो सकती है। एंड लास्ट जीन उत्परिवर्तन हो सकता है, जीन उत्परिवर्तन हो सकता है। यहाँ इन चारों में से कुछ भी हो सकता है और चारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का कुछ भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, जीन उत्परिवर्तन कहलाए, सॉरी म्यूटेशन कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेनली जो बात करते हैं हम म्यूटेशन की, वो किसकी करते हैं, जीन उत्परिवर्तन की बात करते हैं। हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, पादप प्रजनन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमको म्यूटेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। हम यहाँ किसके लिए ले रहे हैं, हम यहाँ नई जातियों के विकास के लिए ले रहे हैं। और जब यहाँ नई जातियों के विकास के लिए हम म्यूटेशन कर रहे हैं तो हम कौन से करेंगे, स्थायी। और स्थायी भी कौन से, जीन में परिवर्तन करेंगे, उनके जीन के सीक्वेंस में परिवर्तन करेंगे, उनकी जीन का क्रम चेंज करेंगे, जिससे उनके अंदर वांछित गुण कैसे हों, जो गुण हमें चाहिए वो वहां पर अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो सकें। तो यहाँ हम मेनली उत्परिवर्तन की जब बात करते हैं तो किसकी करते हैं, जीन उत्परिवर्तन की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या हुई कि जीवों के डीएनए के अनुक्रम में, जीवों के डीएनए के अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है,
जीन म्यूटेशन कहलाता है। जीन म्यूटेशन कहलाता है। जीवों के डीएनए के अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन जीन म्यूटेशन कहलाता है। अब उत्परिवर्तन जो हम करा रहे हैं उस परिवर्तन के लाभ क्या हैं? हम जीन उत्परिवर्तन के लाभों की अगर बात करें तो यहाँ पर लक्षणों की, लाभ पीछे देखेंगे तो यहाँ लक्षणों की अगर हम बात करें तो उत्परिवर्तन के लक्षण कौन से हैं? और स्टूडेंट्स यहाँ याद रखना, हम जीन म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, हम कोई और नहीं पढ़ रहे, केवल क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? जीन म्यूटेशन देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर लक्षण हैं, यहाँ जो लक्षण है उत्परिवर्तन के, जीन म्यूटेशन के, वो क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ उत्परिवर्तन एक साथ एक से अधिक जीवों में करा सकते हैं, जीवों में करा सकते हैं, या हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक जीव में ही होगा, एक से अधिक जीवों में उत्परिवर्तन हम करा भी सकते हैं, उत्परिवर्तन यहाँ पर हो भी सकता है। ये निर्देशित नहीं होते, उत्परिवर्तन जो होते हैं वो निर्देशित नहीं होते, कैसे होते हैं? स्वतंत्र। इनको निर्देशित नहीं किया जा सकता, ये स्वतंत्र रूप से होंगे। यहाँ एक बार अगर हो गए तो स्वतंत्र रूप से होंगे, या फिर कह सकते हैं कि संयोगिक होंगे। जो संयोग से हो जाएंगे वो कैसे होंगे? संयोगिक होंगे, संयोग से हो जाएंगे। या स्वतंत्र तो होते ही होते हैं, स्वतंत्र के साथ में किसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन बनाए, किस प्रकार का संयोग बनाए, तो यहाँ पर ये कैसे होंगे? संयोगिक होंगे। उत्परिवर्तन की जो घटना है, ये उत्परिवर्तन की घटना बहुत, म्यूटेशन की घटना बहुत कम होती है प्रकृति में, बहुत कम होती है। इसकी अगर रेट देखें तो ये होती है 10⁻⁴ से 10⁻⁷, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁷%। इसका मतलब बहुत 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 कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम होती है। अगर म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन के बाद में क्या होगा? जो सामान्य विकल्पी है, म्यूटेशन के बाद की घटनाएं, जो सामान्य विकल्पी है वो तो क्या हो जाएगा? प्रभावी। जो दूसरा विकल्पी है, जो म्यूटेंट, जिसका उत्परिवर्तन हुआ है, म्यूटेंट जो विकल्पी है, एलील है, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अप्रभावी। वो क्या हो जाता है? अप्रभावी। सामान्य विकल्पी प्रभावी हो जाएगा, और जो म्यूटेंट विकल्पी है वो क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। उत्परिवर्तन मैक्सिमम कैसे होते हैं? हानिकारक। अधिकतर उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं, हानिकारक। केवल और केवल यहाँ पर अगर हम उत्परिवर्तनों की देखें तो जो लाभदायक होते हैं वो लाभदायक होते हैं लगभग 0.1%। तो इसका मतलब 99.99% म्यूटेशन कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर लाभदायक म्यूटेशन बहुत कम मात्रा में होते हैं। म्यूटेशन अगर हमको कराने हैं तो किससे कराते हैं? रासायनिक व भौतिक कारकों से। म्यूटेशन रासायनिक व भौतिक कारकों से कराते हैं, कारकों से। और इनको क्या कहते हैं हम? उत्परिवर्तीजन, म्यूटाजन, उत्परिवर्तीजन या उत्परिवर्ती कारक या फिर म्यूटाजन कहते हैं। जीवों की, चाहे हम सोमेटिक सेल्स की बात करें चाहे हम जनरेटिव सेल्स की बात करें, तो दोनों प्रकार की सेल्स में, कायक और जनन दोनों प्रकार की सेल्स में, दोनों प्रकार की सेल्स में
म्यूटेशन हो सकता है। अंतर केवल इतना आएगा कि अगर कायक सेल के अंदर म्यूटेशन हो रहा है तो वो उसी पीढ़ी में रहेगा जिस पीढ़ी में म्यूटेशन हुआ है, लेकिन जनन सेल के अंदर म्यूटेशन हुआ है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ पहुंचेगा, हर पीढ़ी में अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जीन्स में परिवर्तन हो गया। कायक के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ पर म्यूटेशन वातावरण के जो फैक्टर होते हैं तो यहाँ पर वातावरणीय कारकों से भी प्रभावित होते हैं। यहाँ पर वातावरणीय कारकों से भी प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर क्या पाई जाती है, बहुगुणता पाई जाती है। पॉलीप्लॉइडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर हम म्यूटेशन करा रहे हैं तो म्यूटेशन से यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट होगी। तो ये होते हैं यहाँ पर म्यूटेशन के लक्षण। नेक्स्ट, प्रेरित उत्परिवर्तन। प्रेरित उत्परिवर्तन। प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है? यहाँ पर जो हमने भौतिक और रासायनिक जो दो वर्ड पढ़े थे, तो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक म्यूटाजेंस से, उत्परिवर्तन कारकों से म्यूटेशन करवाना, म्यूटेशन करवाना। भौतिक और रासायनिक जो म्यूटाजेंस हैं, इन भौतिक और रासायनिक म्यूटाजेंस से जो म्यूटेशन करवाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाते हैं। अब यहाँ पर कारक कौन से होते हैं? फर्स्ट बात करते हैं भौतिक कारकों की। भौतिक कारक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक, भौतिक कारकों में आते हैं यहाँ पर एक्स रेज, गामा रेज, फास्ट इलेक्ट्रॉन। फास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन को तीव्रता के साथ में सेल्स के ऊपर क्या करना, टक्कर कराना सेल्स से। ये कोई सेल्स है और यहाँ पर बहुत तीव्रता के साथ में इलेक्ट्रॉन को लाए और सेल से हमने टक्कर कराई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सेल में अंदर जाएंगे और जीन्स को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। एक्सरेज, गामा रेज, फास्ट इलेक्ट्रॉन, ये सभी क्या करते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर फास्ट, न्यूट्रॉन, इन सबको यहाँ पर भौतिक कारक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये आयनकारी सेल्स में, बीजों में, मेनली जब हम सीड्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ सीड्स के लिए हम अधिकतर रेज का यूज करते हैं। सीड्स में जब हमको उत्परिवर्तन कराना है तो यहाँ अधिकतर रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रासायनिक कारकों की। रासायनिक कारक कौन कौन से हैं? रासायनिक कारक, अब रासायनिक कारक हैं तो कुछ केमिकल पदार्थ ही होंगे। EMS, MES, EMS, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, MES की फुल फॉर्म क्या है, EMS की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए MES को बोलते हैं हम मिथाइल इथेल सल्फोनेट, मिथाइल इथेन सल्फोनेट, इथाइल, मिथाइल सल्फोनेट,
दोनों की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नाइट्रस एसिड, इसके अलावा नाइट्रस एसिड, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, ये सारे क्या है, रासायनिक कारक हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर म्यूटेशन कराए जाते हैं। एक वर्ड आता है आपका कॉल्चिसिन, आप लोगों ने सुना होगा। तो स्टूडेंट्स, कॉल्चिसिन के द्वारा यहाँ म्यूटेशन नहीं होते, म्यूटेशन नहीं। तो क्या होता है कॉल्चिसिन के द्वारा, कॉल्चिसिन के द्वारा गुणता बढ़ाई जाती है, गुणता बढ़ाते हैं। मतलब अगर कोई 2n बराबर किसी के अंदर 14 है गुणसूत्रों की संख्या, इसको हमने कॉल्चिसिन से क्या कर दिया, उपचारित कर दिया, तो यहाँ इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 14 से 28, 28 से 42 भी हो सकती है। तो यहाँ पर जितनी अधिक मात्रा में हम कॉल्चिसिन का यूज करेंगे उतना ही यहाँ पर गुणता में परिवर्तन आ जाएगा। तो कॉल्चिसिन से म्यूटेशन नहीं होते, केवल क्या बढ़ाई जाती है, पॉलीप्लॉइडी, गुणता बढ़ाई जाती है, बहुगुणता। नेक्स्ट देखते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो यहां पर फसल सुधार के लिए इसको यूज में लिया जाता है, फसल सुधार के लिए। प्रयुक्त होती है यहाँ पर जो फसल सुधार की प्रोसेस होती है। तो हमने क्या पढ़ी है फसल सुधार की, बहुत सारी मेथड पढ़े हैं हमने, मिक्स हो गए सारे, पता नहीं है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे मेथड्स को पढ़ा है। वो सब किसके लिए थे, जो हमने वैरायटी, जो हमारे पास में पहली जो वैरायटीज थी उनसे बेटर बनाने की कोशिश की थी हमने, उनसे अच्छा बनाने की कोशिश की थी, तो उनको तो हमने नई किस्मों का नाम दिया था। तो यहाँ पर अब उत्परिवर्तन के द्वारा हम उन किस्मों में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, जो पुरानी किस्में हमारे पास में प्रेजेंट हैं उन पुरानी किस्मों से ही कुछ चीजों को परिवर्तित करके, कुछ एक्सचेंज करके नई किस्म बनाना। तो उसके लिए हम क्या करें, उसको क्या कह रहे हैं हम, फसल सुधार। तो यहाँ फसल सुधार में कैसे हम फसल सुधार करते हैं, क्या करते हैं फसल सुधार के लिए। तो सबसे पहले तो हम म्यूटाजन सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास में उत्परिवर्ती कारक है, उत्परिवर्तन जन है, उस म्यूटाजन का चयन करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई कायक भाग है, कायक प्रोपोग्यूल्स है, कायक प्रोपोग्यूल्स है, कोई कायक पार्ट है, हमारे पास में बीज है या पोलन ग्रेन है, या पोलन ग्रेन है, हमारे पास में है क्या। पहली बात तो हम उत्परिवर्तन करना किस में चाहते हैं, किस पार्ट में उत्परिवर्तन करना चाहते हैं। तो पहले तो हम वो चीज सेलेक्ट करेंगे और इसके आधार पर हम फिर किसका चयन करेंगे, म्यूटाजन का। हमको रासायनिक म्यूटाजन चाहिए कि हमको केमिकल म्यूटाजन चाहिए, किस प्रकार का चाहिए। पोलन ग्रेन है, हम अधिकतर अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन के ऊपर क्या पाया जाता है, बहुत मोटा कवच स्पोरोपोलिन का बना हुआ पाया जाता है। उस कवच को तोड़ नहीं सकते आसानी से, उसकी प्रोटेक्शन लेयर है वो। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। कायक भागों के लिए हम किसी भी केमिकल का यूज कर सकते हैं। बीज के लिए अधिकतर हम रेज का, एक्स रेज है, गामा रेज है, उसका यूज करते हैं। तो पहले तो हम म्यूटाजन का यहाँ पार्ट के हिसाब से किसमें हमको उत्परिवर्तन कराना है, पहले तो उसका यूज करेंगे। एंड लास्ट उसके बाद में हम यहाँ उत्परिवर्ती जीन का चयन करेंगे। उत्परिवर्ती
जीन का चयन। हमने यहां म्यूटेशन करा दिया, म्यूटेशन करा दिया। आपको पता है कि 0.1% म्यूटेशन ही कैसे होते हैं, लाभदायक। तो पहले तो अब इस 0.1% को छांटना है। म्यूटेशन हुआ किस सेल में है और इस जिस सेल में हुआ है वो किन जीन्स में हुआ है, वो जीन्स कौन सी हैं, हमारे काम की हैं या बिना काम की हैं। अगर हमारे काम की हैं तो सिलेक्शन करेंगे, और अगर हमारे काम की नहीं है तो सिलेक्शन क्यों करें, क्या जरूरत पड़ी हमको। तो यहाँ पहले हम म्यूटेशन जब हमने करा दिया तो 0.1% में से उन सेल्स को छांटेंगे, सेल्स में से उन जीन्स को छांटेंगे। तो यहाँ पर अब उत्परिवर्ती जीन्स का चयन करेंगे। सेकंड स्टेप में यहाँ पर जो उत्परिवर्ती जीन है उन उत्परिवर्ती जीन्स का हमने यहाँ पर चयन कर लिया। चयन करने के बाद में चयन की प्रक्रिया किस आधार पर होती है, यहाँ पर फिर चयन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ प्रोसेस होती है। पहले तो हमको उत्परिवर्तन का उद्देश्य पता होना चाहिए। उत्परिवर्तन का एम, उद्देश्य क्या है, जिस म्यूटेशन को हम करा रहे हैं वो म्यूटेशन किस प्रकार का होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, हमको उससे बनाना क्या है, उसमें किस प्रकार के सुधार करने हैं। तो सबसे पहले तो हमको एम को निश्चित करना होता है, फिक्स करना होता है कि हमको किस प्रकार की का सुधार करना है। तो उसको निश्चित कर लेंगे, उसके आधार पर हम जीन्स को पृथक करेंगे। अब यहां से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ जीन्स को पृथक किया जाता है। जो वांछित जीन है इन वांछित जीन को तो रख लिया जाता है, जीन सुरक्षित, और जो अवांछित जीन है उन जीन को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एम के लिए उन जीन्स को पृथक करेंगे, वांछित को रखेंगे और अवांछित को क्या कर देंगे, हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद में उत्कृष्ट फसल का चुनाव करेंगे, उत्कृष्ट फसल का चुनाव। जो बेस्ट थी किस्म हमारे पास में, उस बेस्ट किस्म का सिलेक्शन करेंगे कि वो किस्म कौन सी बेस्ट थी। अब इस बेस्ट किस्म का सिलेक्शन हो गया, बेस्ट किस्म का सिलेक्शन हो गया तो उपचारित करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, उपचारित। और उपचारित किससे कर रहे हैं हम इसे, यहाँ इसको हम उपचार दे रहे हैं तो किसका दे रहे हैं, यहाँ पर हम म्यूटाजन से। अब इसको म्यूटाजन से हमने उपचारित किया। उपचारित करने के बाद में यहाँ किस पार्ट था वो मैंने पहले ही बताया था, पार्ट के आधार पर उपचारित किया जाता है। तो हमने यहाँ इस किस्म का जो हमने सिलेक्शन किया है उसको उपचारित कर लिया। उपचारित करने के बाद में यहाँ पर म्यूटाजन की फिर मात्रा देखते हैं। थर्ड में तो हम क्या करेंगे, म्यूटाजन का उपचारित करेंगे। तो यहाँ पार्ट को देखेंगे, उपचारित पार्ट कौन सा है, उपचारित पार्ट का चयन करेंगे। उसके बाद में यहाँ उल्टा सिस्टम चलता है, या फिर हम म्यूटेशन की मात्रा देखेंगे, म्यूटेशन की मात्रा। यहाँ म्यूटेशन की मात्रा कितनी रही है, तो मात्रा इतनी रखते हैं कि सेल्स मरे भी नहीं, डेड भी ना हो, और उनके अंदर क्या हो जाए, डेड नहीं हो, और क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। तो यहाँ इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, हम चयन करेंगे, इसका हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे कि म्यूटेशन भी हो गया और यहाँ पर सेल्स, अधिकतर सेल्स, क्योंकि जितनी हम सेल्स लेते हैं उनमें से अधिकतर 90% सेल्स क्या हो जाती हैं, मर जाएंगी, म्यूटेशन के कारण क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो मुश्किल से 10% या उससे भी कम हमारे लिए यहाँ पर क्या होंगी, यूजफुल रहेंगी। तो यहाँ जब हम म्यूटेशन कराते हैं तो हमको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। यहाँ सावधानियां, सबसे पहले तो जो हमने पार्ट को उपचारित किया है,
म्यूटेशन का इसमें जो हमने पार्ट यहाँ पर उपचारित किया है थर्ड स्टेप में, उसको पृथक रखना है। उसके अंदर पर परागण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर परागण होगा तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर जो उपचारित पार्ट है उस पार्ट का यहाँ पर जिसका हमने चयन किया है उसके अंदर पर परागण नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि हमको कई पीढ़ियां लेनी है, जिसमें हमने म्यूटेशन कर दिया उस म्यूटेशन के बाद भी हमको कई पीढ़ियों का निर्माण करना है। तो जब भंडारण करते हैं तो भंडारण के समय वहां पर किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, किसी अन्य फसल से मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मैं पहले जब आपको पढ़ा रही थी वहां पर सिलेक्शन की विधियों को इनको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्या यहाँ पर अलग अलग पौधों के बीजों को क्या करते हैं, हम अलग अलग कलेक्ट करते हैं। तो वहां पर इस प्रकार से बीजों की भी आपस में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए कि एक प्लांट के बीज दूसरे प्लांट के साथ में क्या हो गए, मिक्स हो गए, या फिर एक किस्म के बीज दूसरी किस्म के बीजों के साथ में मिक्स हो गए। तो यहाँ ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। इन चीजों की क्या बरतनी चाहिए, यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।